हेलो एवरीबॉडी, ये देख सकते हो अपनी किया सेल्टॉस। आज दोबारा टाइम आ चुका है इसको सर्विस सेंटर ले जाने की। अब आप लोग यही कहोगे कि यार अब कौन सी इसमें प्रॉब्लम आ गई, अभी तो इतना सारा गाड़ी में काम हुआ डूबने के बाद, फिर जो तेरा स्टीयरिंग रैक है वो भी चेंज हो चुका है, तो अब ऐसी कौन सी नौबत आ गई जो तेरे को दोबारा इसको सर्विस सेंटर ले जाने की ज़रूरत पड़ गई। तो अगर आपको याद है पिछली वाली वीडियो जहाँ पे मैंने इसका स्टीयरिंग रैक बदला था, उसमें मैंने आपको बताया था कि गाड़ी में अभी फ़िलहाल 2 प्रॉब्लम्स बाकी रह गई है। उनमें से एक प्रॉब्लम है गाड़ी का जो एसी है। तो अभी जो एसी है ना, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत दे रही है। पिछली वाली वीडियो में मैंने कहा था कि एसी का जो करंट स्टेटस है अभी मैनेजेबल है, बट अभी आज की तारीख में भाई एसी बहुत ही ज़्यादा दुख दे रही है, क्योंकि अभी गर्मियों का टाइम आ चुका है भाई। कोलकाता में लगभग 38-39 डिग्रीज पहुंच जा रही है, और जो रियल फील्ड टेम्परेचर है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 45 डिग्री। इसमें जब आपकी एसी फेल हो जाती है ना, तब भाई बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो एग्जैक्टली एसी में क्या इशू है ये मैं आपको अभी अंदर जाकर दिखाने वाला हूं, और ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखना, क्योंकि ऐसा वीडियो आपने आज तक यूट्यूब में नहीं देखा होगा। क्योंकि मेरे को जो सिम्टम्स मिल रहे हैं ना मेरे एसी के, ये सारे सिम्टम्स मैंने यूट्यूब में कम से कम एटलीस्ट 50 वीडियो अभी तक देख डाले, बट कहीं पे भी मेरा वाला जो प्रॉब्लम है ये मेरे को कहीं पे नहीं मिला। तो प्रॉब्लम चलो मैं आपको अभी बता देता हूं कि क्या है। देखो गाड़ी अपनी इधर है और इधर से मेट्रो ट्रेन दौड़ रही है, तो ये सीन आपको देख के कैसा लग रहा है ये मेरे को बताना। छोड़ो, अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे कि गाड़ी का एसी जो है इसमें क्या दिक्कत दे रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल गर्मी देखो भाई, ऊपर सूरज, अरे बाप रे, बिल्कुल सर के ऊपर भयानक गर्मी हो रही है भाई। बैठ जाते हैं अंदर और एसी को मैं ऑन करके आपको दिखाता हूं कि गाड़ी में एग्जैक्टली यहाँ पे एसी में क्या दिक्कत आ रही है। तो मैं आपको जनरली बताना चाहता हूँ कि मतलब नॉर्मल केसेस में मैंने जितनी वीडियोस देखी है ना यूट्यूब पे, सभी में मतलब सभी वीडियोस में यही दिखाया जा रहा था कि गाड़ी की जो एसी है वो काम नहीं कर रही है, गर्म हवा फेंक रही है, कंप्रेसर फेल हो जा रही है, वो वीडियोस है। बट मेरी जो प्रॉब्लम है ना भाई, ये प्रॉब्लम मैंने अभी तक यूट्यूब पे नहीं देखा है। तो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। फिलहाल गाड़ी को थोड़ा सा भाई छांव पे ले चलते हैं, भयानक अभी हालत हो जा रही है भाई। तो चलो अभी गाड़ी को सीधा उस छांव पे रखते हैं इधर, बस बढ़िया। और अभी मैं आपको बताता हूँ एसी में एग्जैक्टली दिक्कत क्या है। तो देखो गाड़ी की एसी फिलहाल चल रही है, टेम्परेचर को मैंने करके रखा है 19। पता है क्या हो रही है? बहुत ही अजीब सी प्रॉब्लम भाई, बहुत ही अजीब। ऐसा प्रॉब्लम मैंने ना तो यूट्यूब पे देखा, ना तो रियल लाइफ में किसी से सुना है। मैं आपको बता देता हूँ। अभी देखो, अभी मौसम देख सकते हो भयानक, ऊपर धूप चल रही है, बहुत गर्मी हो रही है। अभी क्या है, एसी का जो टेम्परेचर है 19 पे अगर मैं करता हूं तो ठंडी हवा ये फेंक रही है, झूठ नहीं बोलूंगा। 20 पे करते ही ठंडी फेंक रही है, बट थोड़ी सी कम। बट जब भी मैं इसको 21 पे कर रहा हूं ना, अब इसने बिल्कुल भी ठंडी हवा फेंकना बंद कर दिया है। अभी लिटरली नॉर्मल ब्लोअर चलाने से जैसे हवा निकलता है ना, एसी बंद करके ब्लोअर चलाते हैं, बिल्कुल सेम। अभी चाहे मैं एसी को बंद करूं, जैसा हवा का टेम्परेचर है, एसी को चाहे ऑन करूं, एग्जैक्टली सेम टेम्परेचर मेरे को 21 में ये फील हो रहा है। फिर से 20 पे करता हूं तब थोड़ी सी ये ठंडी हवा फेंक रही है, 19 पे करता हूं तो डिसेंट सी ठंडी हवा ये फेंक रही है। ये प्रॉब्लम हो रहा है जब मैं शहर के अंदर एसी को ऐसे चला रहा हूं, मतलब जब गाड़ी की स्पीड कम हो रही है। शहर में आपको पता है गाड़ी मैक्सिमम 40-50 तक ही चलती है, सेकंड थर्ड गियर वैसे ही चलती है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक वगैरह में। बट अभी मैं जस्ट एक हाईवे ट्रिप से लौटा हूं, उसमें क्या हो रहा है, जब मैंने गाड़ी को हाईवे पे दौड़ा दिया ना, स्पीड जब 80-90 के प्लस जा रही है, गाड़ी एक कांस्टेंट आरपीएम पे चल रही है, तब 21 पे भी अच्छी खासी ठंड कर रही है, इवन 22 पे भी ठीक ठाक सी ठंड कर दे रही है। बट जब भी दोबारा हाईवे से शहर पे आ जाता हूं, फिर ये इमीडिएटली 22 पे भी गर्म हवा फेंकना स्टार्ट कर देती है, 21 पे भी, फिर 20 से डिसेंटली ठंडी हवा करना स्टार्ट कर देती है। ये स्पेशली दिन के वक्त हो रहा है जब गर्मी बाहर भयानक हो रही है। अब मान लो रात का टाइम आ गया, रात में जो टेम्परेचर है दिन के मुकाबले लगभग 6 से 7 डिग्री कम हो जाएगी ना। अब शाम को या फिर रात को जब मैं गाड़ी लेके निकल रहा हूं, तब क्या हो रहा है, तब 20 पे भी ये ठंडी हवा नहीं फेंक रही भाई, 20 पे भी ब्लोअर जैसी हवा फेंक रही है, इवन 17 पे भी ठंडी हवा ये नहीं फेंक रही है, 17 पे भी ये ब्लोअर जैसी हवा फेंक रही है, स्पेशली रात के टाइम, शाम के टाइम, इवन दिन के टाइम पे जब मौसम अच्छा रहता है। फॉर एग्जांपल जिस दिन बारिश होता है, जिस दिन दिन का टेम्परेचर 26-27 रहता है, उस दिन तो भाई दिन में भी 17 पे भी ये गर्म हवा फेंकती है। इसको मेरे को करना पड़ रहा है बिल्कुल लो पे, तब जाके ये ठंडी हवा फेंक रही है। अब लो पे अच्छी खासी कर रही है कूलिंग, लो पे बिल्कुल चिल कर दे रही है, पर जब भी मैं लो से इसको 17 पे भी कर दे रहा हूं, इमीडिएट जो एसी है वो कट ऑफ हो जा रहा है और जो है ब्लोअर जैसा हवा फेंकना ही स्टार्ट कर दे रहा है।
अब इसमें क्या एग्जैक्टली दिक्कत है मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये बहुत ही इरिटेटिंग चीज है भाई। अभी भी देखो, अभी 17 पे भी ये ठंडी हवा नहीं फेंक रही। मैंने ये बहुत अजीब सी चीज हो रही है। मैं जितना बार इसको ऐसे छेड़ रहा हूँ ना अलग अलग टेम्परेचर्स पे, फिर ये मेल फंक्शन हो जा रही है। और कल रात को जो हुआ ना, उसके बाद मेरे को लगा अभी इसका काम इमीडिएट करवाना जरूरी है। क्योंकि कल रात हम लोग फिल्म देख के लौट रहे थे, धुरंधर 2, और रात के बज रहे थे लिटरली 12:30। उस वक्त क्या है, उस वक्त हमने लो पे कर दिया था। लो पे अच्छी खासी कूलिंग कर रही थी, 20-25 मिनट अच्छी खासी बिल्कुल चिल कर दिया। उसके बाद क्या है, अचानक से मैंने देखा जब लो पे करने से ठंड लग रही है, मैंने कुछ टाइम के लिए 17 पे किया, लगभग 15 से 20 सेकंड के लिए थोड़ा सा गर्मी हो गया। फिर जब मैंने लो किया ना, फिर तो लो पे भी इसने ठंडी हवा फेंकना बिल्कुल ही बंद कर दिया। लो पे भी लिटरली गर्म हवा ये फेंक रही थी। फिर मेरे को समझ में आया भाई, इस गर्मी में अगर ऐसा एसी धोखा देती है ना, तब तो नहीं चलेगा। अब तो इसका इमीडिएट कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। क्योंकि परसों ही मैं एक फैमिली के साथ रोड ट्रिप जा रहा हूँ कोलकाता से दीघा। तो रोड ट्रिप पे अगर एसी आपका डिस्टर्ब करता है इस गर्मी में, तब तो भाई सबका मूड खराब होगा। पूरा फैमिली जो ट्रिप है, पूरा वाइब भी अपना खराब हो जाएगा। पापा भी यही कह रहे कि फटाफट कुछ भी करा ना करा, इसको तो इमीडिएटली करा, वरना मैं रोड ट्रिप पे नहीं जाने वाला। तो अभी टाइम आ चुका है, फटाफट इसको एक बार सूजज ऑटो स्पा पे ले जाऊंगा। क्योंकि डूबने के बाद पूरा काम उन्होंने ही किया था मेरी गाड़ी पे। और मेरा गट फीलिंग कह रहा है कि गाड़ी में देखो, नॉर्मली क्या है, एसी की ये सब जो प्रॉब्लम्स आती है, दिक्कत कुछ जगह में होती है। फॉर एग्जांपल, आपका जो कूलिंग कॉइल है बिल्कुल डैशबोर्ड के अंदर है, वो या तो लीक हो जाता है या फिर वो चोक हो जाता है। बट अपनी कूलिंग कॉइल में लीकेज की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गाड़ी में गैस ओके है। बहुत लोग आप में से यही कह सकते हो कि यार तूने गैस क्यों नहीं चेक करवाया। मैंने गैस चेक करवाया है, गैस बिल्कुल ओके है, बट फिर भी कूलिंग नहीं कर रही है। तो कूलिंग कॉइल में लीकेज तो नहीं है, अब चोक है कि नहीं ये नहीं मालूम। दूसरा दिक्कत आ सकता है, गाड़ी का कंडेंसर जो सामने है रेडिएटर के उधर, उसमें भी शायद चोक हो सकता है। क्योंकि अपनी गाड़ी पूरी पानी में डूब चुकी थी ना, तो इसीलिए ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तीसरा हो सकता है कि मेन अपना जो कंप्रेसर है वो शायद वीक हो चुका होगा, इसीलिए इनकंसिस्टेंट कूलिंग कर रहा होगा। अब जो नया कंप्रेसर है Hyundai Kia का ओरिजिनल, इसकी कीमत लगभग 23 से 24 हज़ार रुपए की आती है। भाई बहुत मोटा फटका लगने वाला है अगर कंप्रेसर की दिक्कत निकलती है। प्रे कीजिए कि कंप्रेसर अपना बच जाए, कंप्रेसर की नौबत ना आए चेंज करने की, छोटे से ही निपट जाए। बट मेरा जो गट फीलिंग कहता है ना, मेरे को लगता है इधर अपना जो एसी ये पैनल है ना, ये एसी कंट्रोल यूनिट, इसी में शायद या तो कोई दिक्कत आ सकती है। ये प्रॉपर अपना सिग्नल नहीं भेज पा रहा होगा कंप्रेसर को, इसीलिए शायद कुछ मेल फंक्शन हो जा रहा है। ये मेरा जस्ट एक गट फीलिंग है। 90% चांस है कि ये प्रॉब्लम नहीं होगा, बट मेरा दिल ये कह रहा है कि शायद इसमें हो सकती है। या तो पूरा कंप्रेसर नहीं, कंप्रेसर के अंदर एक सोलेनॉइड वाल्व होता है जिसको बोलते हैं ईपीसी वाल्व, तो शायद उसमें भी दिक्कत हो सकती है। वो ज़्यादा एक्सपेंसिव पार्ट नहीं है, आई थिंक 1500 से 2000 ऐसे ही कुछ इसका कीमत है। आई थिंक मैंने कहीं पे एक देखा था, तो उसमें भी शायद दिक्कत हो सकती है। मेरा गट फीलिंग यही कह रहा है कि या तो इस कंट्रोल यूनिट, ये जो पैनल है, इसमें दिक्कत है, या फिर अपना जो कंप्रेसर है उसके सोलेनॉइड वाल्व में दिक्कत है। अब जाते हैं वर्कशॉप पे, देते हैं। वो लोग तो बता रहे थे कि पहले एक बार इसको ही चेंज करके देखने वाले, इससे अगर निपट जाती है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो डैशबोर्ड वैशबोर्ड सब कुछ खोलना पड़ेगा। और यार गाड़ी डूबने के बाद सब कुछ ऑलरेडी खुल चुकी है ना, तो इसीलिए ये सब खोलने में बहुत डर लगता है। क्योंकि जितना बार आप इसको खोलोगे ना, कुछ ना कुछ रैटलिंग जो नॉइज़ है आने की चांसेस बढ़ जाती है। तो समझ ही सकते हो। तो छोड़ो, बहुत हो गई बातें। मैंने आपको एक जिस्ट में बता दी कि एग्जैक्टली अभी प्रॉब्लम क्या चल रहा है। अभी चलते हैं सूजज ऑटो स्पा पे और देखते हैं कि क्या सोल्यूशन निकल के आता है। वो लोग बता रहे थे कि लगभग कम से कम 2 दिन उनको टाइम देना पड़ेगा सोल्यूशन का रेजोल्यूशन लाने के लिए। और परसों ही मेरे को ट्रिप पे निकालना है सुबह। आज है 6 तारीख, परसों है 8 तारीख तक मेरे को गाड़ी चाहिए। देखते हैं क्या होता है। चलो, तो गाड़ी को रख दिया हमने सूजज ऑटो स्पा पे, यहीं पे है अपनी गाड़ी। अब इसका काम स्टार्ट हो जाएगा। होपफुली कल रात तक काम हो जाना चाहिए। ये लोग तो बता रहे कि कल रात तक दे देंगे, क्योंकि परसों मेरे को निकलना है। अब क्या खराब निकल के आता है वो सब कुछ मैं आपको अपडेट करने वाला हूँ। तो चलो मिलते हैं कल ही सीधा डायरेक्ट। तो आज है भाई अपना नेक्स्ट डे। गाड़ी वो देख सकते हो सूजज ऑटो स्पा से हमने ले लिया है, और जो प्रॉब्लम है वो भी अभी यहाँ पे समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम था जिसकी वजह से अपनी जो कूलिंग है वो इस तरह से इनकंसिस्टेंटली हो रही थी। तो मैंने आपको कहा था ना कि मेरे को लग रहा है ये दिक्कत हो सकती है, फॉर एग्जांपल पैनल में और अपना कंप्रेसर के जो सोलेनॉइड वाल्व में है। बट एक्चुअली वो सब दिक्कतें कुछ भी नहीं थी। दिक्कत मेन है गाड़ी के एक्चुएटर में भाई। ठीक है, तो एक्चुएटर होते हैं इस गाड़ी में दो। एक एक्चुएटर का काम होता है ये जो अलग अलग एसी के मोड्स है ना, फॉर एग्जांपल ये एसी की जो हवा है ऊपर फेंकेगी या फिर पैर पे फेंकेगी या फिर डिफॉगर ऑन करेगी, ये जो मोड्स है, इस मोड्स को स्विच करने के लिए एक एक्चुएटर होता है। वो एक्चुएटर अगर आपका खराब होता है तो आपके मोड्स या तो स्विच होंगे नहीं या फिर ठीक से नहीं होंगे। दूसरा एक्चुएटर होता है एयर मिक्स एक्चुएटर, उसको बोलते हैं। उसका काम बेसिकली क्या है, कार में एक इवेपोरेटर होता है जिसको कूलिंग कॉइल बोलते हैं, और एक होता है हीटर कॉइल। तो
कितना हवा कहाँ से मिक्स करना है और कितना मिक्स करना है, मतलब कूलिंग कॉइल का हवा कितना ठंडा हवा मिक्स करना है और हीटर कॉइल का कितना गर्म हवा मिक्स करना है, वो अपना जो एयर मिक्स वाला जो एक्चुएटर है उसको वो डिटरमाइन करता है। तो गाड़ी के ओबीडी पोर्ट में जो स्कैनर है वो लगा के देखा गया था कि अपना जो गर्म हवा का मिक्सचर है ना वो ज्यादा आ रहा था, मतलब जितना होना चाहिए गर्म हवा का मिक्सचर वो ज्यादा आ रहा था, क्योंकि एक्चुएटर में मेन अपना दिक्कत है और स्कैनर में जो फॉल्ट है वो भी अपना एक्चुएटर का ही बता रहा था। तो अभी क्या हुआ है, जो मोड वाला एक्चुएटर है ना उसमें भी एक एरर बता रहा था, तो उसको तो इन्होंने रिपेयर कर दिया, वो इजीली रिपेयर हो जाती है, जस्ट नीचे का ये हिस्सा आपको यहाँ पे खोलना पड़ता है। बट मेन जो अपना एयर मिक्स वाला एक्चुएटर है ना, जिसकी वजह से जो मेन कूलिंग की दिक्कत दे रही है वो रहती है डैशबोर्ड के बिल्कुल अंदर, बिल्कुल इस पोजीशन के अंदर। तो उसको रिप्लेस ही करना पड़ेगा, वो रिपेयर नहीं होती। उसको इन्होंने सर्विस तो कर दिया, मतलब ग्रीस वीस डाल दिया, वैसे साफ वाफ कर दिया, जिसकी वजह से अभी कूलिंग थोड़ी सी बेहतर है। अभी देख सकते हो 21.5 पे भी मैं चल पा रहा हूँ और वेदर भी देख सकते हो, अभी क्लाउडी वेदर है, मैंने बताया था ना क्लाउडी वेदर पे ये गर्म हवा फेंकती है, बट 21.5 भी मैनेजेबल है इस वेदर में, क्योंकि ये जो एक्चुएटर है इसको जस्ट एक बेसिक सर्विस ग्रीजिंग वगैरह कर दिया गया है। बट इसको भी अपने को रिप्लेस करना पड़ेगा और मैंने इसको रिप्लेस अभी नहीं करवाया है। रीजन यही है कि इसको रिप्लेस करवाने के लिए अपना जो पूरा गाड़ी का डैशबोर्ड है ना, पूरा डैशबोर्ड अपने को खोल के उतारना पड़ेगा, तभी हम उस एक्चुएटर को एक्सेस कर पाएंगे। और वो काम करने में मिनिमम इन्होंने बताया कि 2 दिन लगेंगे, क्योंकि ये डैशबोर्ड जो है ना काफी भारी है और बहुत सारे स्क्रूज नट सब समझ सकते हो, पूरा ये अपना डैशबोर्ड खोल के निकलेगा, पूरी खोखली बन जाएगी गाड़ी। तो इसको खोलने ही में लगभग 4 से 5 घंटे लग जाएंगे, फिर एक्चुएटर निकालना, फिर उस पार्ट को लेके मार्केट जाना और वो पार्ट लेके आना। तो ये लगभग 2 दिन का पूरा अपना काम बन जाएगा। और मैंने आपको बताया ना मेरे को ट्रिप पे निकलना है, आज है 7th और कल ही मेरे को एक ट्रिप पे निकलना है, मैंने आपको बताया था, इसीलिए मैं गाड़ी अभी नहीं दे सकता। तो मैंने बताया कि मैं ट्रिप से लौट जाता हूँ 4-5 दिन बाद, फिर मैं गाड़ी दे दूंगा। फिर जो आप एक्चुएटर है इसको बदल लो, गाड़ी को 2 दिन क्या 3-4-5 दिन जितना मर्जी आप रख लो, फिर बिल्कुल डन, ये आप अपना काम कर दो। फिर उन्होंने बताया कि सिंस अपना पूरा डैशबोर्ड खुल जा ही रहा है, इसीलिए वो लोग कूलिंग कॉइल को भी एक बार चेक करेंगे। वैसे स्कैनर में जो डेटा दिखा रहा था, कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर लगभग 3-4 डिग्री तक भी गिर जा रहा था, जो कि अच्छी बात है, कूलिंग कॉइल मतलब ठंडी हो रही है। फिर भी उन्होंने जस्ट बोला कि एक बार चेक करके देख लेंगे, क्योंकि डूबी हुई गाड़ी है ना, तो गंदगी मिट्टी वगैरह तो नहीं है, तो उसको अगर क्लीन कर देंगे तो और भी बढ़िया अपना जो कूलिंग है वो बन जाएगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको मेन बता दिया कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है और सोल्यूशन कह सकते हो 20% सोल्यूशन अपने को मिला है इसकी जो सर्विस है वो करके। बट फुल सोल्यूशन अगर करना है तब जो एक्चुएटर है इसको चेंज ही करना पड़ेगा। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अभी टाइम नहीं है, क्योंकि मैं एक ट्रिप पे जा रहा हूँ। और ये जो एक्चुएटर है मैंने बूडमो पे देखा है, लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये इसकी कीमत कुछ पड़ने वाली है, जो कि ठीक है यार, उतना भी ज़्यादा नहीं है मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था। मेरी पिछली जो सेल्टॉस वाली वीडियोस है उन सब वीडियोस में मैंने एक चीज़ का काफ़ी ज़्यादा जिक्र किया है, वो ये है कि सेल्टॉस के जो पार्ट्स है ना वो क्रेटा के पार्ट से कई ज़्यादा महंगे हैं। चाहे आप स्टीयरिंग रैक ले लो, जो सस्पेंशन ले लो, मतलब जितने सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो कि केवल सेल्टॉस में लगते हैं, सेल्टॉस के पार्ट्स, और क्रेटा के पार्ट्स केवल क्रेटा में लगते हैं, उन पार्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो Hyundai के पार्ट्स किया से ज़्यादा सस्ते रहते हैं। बट थैंकफुली ये जो अपना एक्चुएटर वगैरह है ना, इसका जो पार्ट है ये बोथ Hyundai और किया के लिए कंपैटिबल है। मतलब क्रेटा में जो पार्ट लगता है एग्जैक्टली सेम पार्ट अपना सेल्टॉस में भी लगता है, तो इसीलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और पार्ट भी इजीली अपने को मिल जाएगा। एक्सक्लूसिव अगर किया वाला पार्ट होता तब पार्ट मिलना थोड़ा सा मुश्किल रहता, क्योंकि किया जो है ऐसे काउंटर सेल अपने पार्ट्स को नहीं करती है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आई थिंक वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी बन चुकी है। एटलीस्ट मैंने आपको जो प्रॉब्लम है वो बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में जो सोल्यूशन है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, गाड़ी को मैं ट्रिप से लौट के उनको देने वाला हूँ। फिर पूरा डैशबोर्ड अपना खुलता है, कैसे एक्चुएटर दिखता है, फिर चेंज वेंज करके कितना परफॉर्मेंस आता है इसी में, वो सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। फिर जो अपना स्कैनर डेटा लगा के कैसा रीडिंग आता है, ग्राफ वगैरह, वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग वो सब चीज़ें, आई एम श्योर आपको देख के वो सब मज़ा आने वाला है। ये वाला आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता देना। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, पसंद नहीं आया डिसलाइक भी कर सकते हो। अगर आपकी गाड़ी में भी ऐसा कोई सिमिलर एसी का प्रॉब्लम आया है, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर जान पहचान में किसी के गाड़ी में ऐसा कोई प्रॉब्लम आया है, तो कमेंट में डेफिनेटली बताना और उस बंदे के साथ ये वाला वीडियो डेफिनेटली शेयर करना, ताकि उसके लिए भी हेल्पफुल हो जाए। फालतू में अलग अलग चीजें उसको खोल के हिट एंड ट्रायल करने की जरूरत नहीं है, आप उसको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली दिक्कत कहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड साइनिंग ऑफ।